वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेबलाइजेशन ऑफ अनकॉमन या अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अनकॉमन या अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं? ये वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं जो किसी एलिमेंट के लिए कॉमनली स्टेबल नहीं होते या ये जनरली ऑब्जर्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आपने आयरन का +3 देखा होगा, आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखा होगा, लेकिन आयरन +4 में आपने बहुत कम देखा होगा या नहीं देखा होगा। इसी तरह से कॉपर +1, कॉपर +2 देखा होगा, कॉपर +3 और कॉपर +4 नहीं देखा होगा। मैंगनीज़ के लिए मैंगनीज़ +7 अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से गोल्ड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट अनयूजुअल है, निकल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट अनयूजुअल है। अब ये अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अनकॉमन क्यों रहते हैं, या मैं बोलूँगा कि ये जनरली हम ऑब्जर्व क्यों नहीं करते? इसका रीज़न है कि ये या तो अनस्टेबल रहते हैं या फिर लेस स्टेबल रहते हैं। यानी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इन एलिमेंट्स के, जिनके मैंने एग्जांपल्स कहे, ये एक्चुअल में अनकॉमन है, या मैं बोलूँगा कि अनयूजुअल है, बिकॉज दे आर लेस स्टेबल और दे आर अनस्टेबल। अब ये होते हैं, लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये होते हैं, लेकिन ये स्टेबलाइज कैसे होते हैं? तो दे कैन बी स्टेबलाइज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ये लिगेंड्स की मदद से स्टेबलाइज हो सकते हैं, लैटिस एनर्जी की मदद से स्टेबलाइज हो सकते हैं, या फिर सॉल्वेंट इफेक्ट एक्स्ट्रा की मदद से स्टेबलाइज हो सकते हैं। अब कोर रीजन्स या कोर मैकेनिज्म्स या कोर फैक्टर्स जो इन अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी किन फैक्टर से हम इन अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं या स्टेबलाइज देख सकते हैं, स्टेबल देख सकते हैं। इसमें पहला जो इफेक्ट है वो है लिगेंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड HSAB प्रिंसिपल। देखिए, HSAB का मतलब रहता है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मानना है कि, या ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस को प्रेफर करता है, उसके साथ में ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी तरह से सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ठीक है। अब हार्ड एसिड का यहाँ पे क्या मतलब है? हार्ड एसिड का मतलब ये रहता है कि वो मेटल जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। और ऐसी बात याद रखना कि ये जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल रहते हैं ये हमेशा स्टेबलाइज होते हैं बाय हार्ड बेस। यानी ये स्टेबल आप देखेंगे हार्ड बेस, फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव या F नेगेटिव। अब ये जो हार्ड बेस है ना, इसका मतलब ये है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल आप देख सकते हैं विद ऑक्सीजन या फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इनको हम कहते हैं हार्ड बेसिस। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल को हम मेटल आयन को हम कहते हैं हार्ड एसिड। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग या मैं बोलूँगा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। दूसरी बात, ऑक्साइड के पास में भी लोन पेयर होते हैं, फ्लोराइड के पास में भी, क्लोराइड के पास में भी लोन पेयर रहते हैं। तो जिन लिगेंड्स के पास में लोन पेयर रहते हैं वो पाई डोनर्स रहते हैं। सो दे आर पाई डोनर्स। मान लीजिए ये मेटल है, ये लिगेंड, इसका ये नॉर्मल बॉन्ड है, लेकिन मेटल के ऊपर जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स रहते हैं ये वापस इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, या मैं बोलूँगा लिगेंड से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसके साथ में ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं लिगेंड के पी ऑर्बिटल के साथ में, जिसे हम कहते हैं p/d बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मैंगनीज़, मैंगनीज़ का प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं, और मान लीजिए इसका यहाँ पे लिगेंड है फ्लोराइड या ऑक्साइड, तो ऑक्साइड के ऊपर लोन पेयर है। तो ये सिंपल पहला जो सिग्मा बॉन्ड है ये बनाने के बाद में यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं और पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये लिगेंड, जैसे ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, ये लिगेंड डोनेट करेगा और एक्सेप्ट करेगा ये सेंट्रल मेटल एटम आयन, क्योंकि इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं और इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। उससे क्या होता है, उससे ये पॉजिटिव चार्ज जो है थोड़ा न्यूट्रलाइज होता है, स्टेबलाइज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज तभी बन सकता है जब ऐसे लिगेंड्स हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स, जो इसको आयोनाइज करने में हेल्प करे।
अब जो सॉफ्ट एसिड्स रहते हैं, सॉफ्ट एसिड का मतलब रहता है लो और जीरो वैलेंट मेटल आयन्स, दे आर स्टेबलाइज्ड बाय सॉफ्ट बेसिस। सॉफ्ट बेसिस का मतलब रहता है वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, CN है साइनाइड, CN नेगेटिव, या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ये एक तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा ये पाई एक्सेप्टर्स है क्योंकि इनके पास में जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स रहते हैं वो एम्प्टी रहते हैं। फॉर एग्जांपल निकल जो है, निकल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है इन टेट्रा कार्बोनिल निकल। इसी तरह से आयरन जीरो स्टेबल है इन FeCO5 यानी ये पेंटा कार्बोनिल आयरन। इसमें क्या होता है, इसमें जब लीगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है पहला मेटल लीगेंड बॉन्ड, उसके बाद में मेटल के पास में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे निकल के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे डी ऑर्बिटल से फिल्ड है, लेकिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन पे यहाँ पे जो पाई स्टार ऑर्बिटल है वो खाली है, वो यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है और पाई बॉन्ड बना सकता है। इसको हम कहते हैं बैक बॉन्ड या पाई एसिडिटी। और इससे क्या होता है, इससे ये यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। क्लियर। इसके बाद में और एक फैक्टर आता है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करूँगा। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव वाटर में स्टेबल नहीं है, जबकि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव वाटर में स्टेबल है, क्योंकि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव वाटर को ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन अगर हम इसी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को हेक्साअमीन कोबाल्ट में देखेंगे तो वहाँ पे ये स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, क्योंकि कोबाल्ट जब 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो तब ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता है, या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये जब कम्प्लेक्स बनता है तो कम्प्लेक्स में क्या होता है, पहले जब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव था, इसके पास में 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 4s0 यानी D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी सबशेल में। कम्प्लेक्स बनाने के बाद में स्प्लिटिंग होती है, T2G नीचे जाता है, EG ऊपर, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगी। उससे क्या होगा, T2G नीचे होगा, बहुत नीचे, और EG बहुत ऊपर होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो ये प्रेफर करेंगे यहाँ पे जाना। स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं पेयर अप होना, यानी T2G में जाना। ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 के 6 यहाँ पे जाएंगे। याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन्स T2G में जाते हैं उतना स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और जितना EG में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतना स्टेबलाइजेशन कम होगी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं 12th के सिलेबस में भी ये। तो यहाँ पे जो CFT है, CFT हमें ये दिखाता है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वजह से ये कॉम्प्लेक्स यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स ये स्टेबलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, T2G में, और कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से ये CO3 पॉजिटिव भी स्टेबलाइज हो जाता है। क्लियर। तीसरा जो फैक्टर है वो है लैटिस स्टेबलाइजेशन इन सॉलिड्स। देखिए, अगर लैटिस एनर्जी स्टेबल हो, यानी मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा हो, तो वो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट करता है। यानी अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो जो आयोनाइज करने के लिए एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, यानी वो कंपनसेट करता है। यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो इसके लिए यूज़ होती है। और कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, दूसरा भी ईजी है, लेकिन तीसरा और चौथा निकालना ईजी है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जीज हाई रहती है। लेकिन वो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें मिलती है लैटिस एनर्जी से, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में कॉपर को मिल जाती है, जैसे K2CuF6, या इसी तरह से निकल को मिलता है K2NiF6 में। तो यहाँ पे ये इसकी जो लैटिस एनर्जी है, इस लैटिस की, इस कॉम्प्लेक्स की, वो लैटिस एनर्जी यहाँ पे हेल्प करता है कॉपर से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में और इसको स्टेबलाइज करने में। अब और एक फैक्टर जो है वो है चौथा फैक्टर, दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्वेशन एनर्जी। पोलर सॉल्वेंट्स हमेशा पोलर आयन के आसपास या सराउंडिंग में उसको सॉल्वेट करते हैं, उसके साथ में इंटरेक्शन करते हैं, जिसे हम कहते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज चार्जड स्पीशीज यानी पोलर आयन्स बाय सॉल्वेशन, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड सॉल्वेशन। फॉर एग्जांपल MnO4 नेगेटिव, जिसमें मैंगनीज +7 में,
ये स्टेबलाइज होता है बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन, क्योंकि सॉल्वेंट इसको घेरता है, इसके साथ में इंटरेक्ट करता है, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो ये स्टेबलाइज हो जाता है। इसी तरह से CrO4 2 नेगेटिव, ये भी स्टेबलाइज होता है सॉल्वेशन से। अब अगर ये आयन स्टेबलाइज हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबलाइज हो जाएगा, जैसे इसका +6 और इसका +7। ठीक है, अगर कंपाउंड स्टेबल है तो मान लो उस कंपाउंड की सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से पांचवा जो फैक्टर है दैट इज चीलेट इफेक्ट एंड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट या मैक्रोसाइक्लिक स्टेबलाइजेशन। चीलेट का मतलब रहता है, देखो जो मल्टी डेंटेड लिगेंड्स है, फॉर एग्जांपल EDTA या इथिलीन डायमीन वगैरह, वो लिगेंड्स क्या करते हैं, वो मेटल को मोर देन 1 डोनर एटम से पकड़ते हैं। ठीक, यानी उसको मेटल को पूरी तरह से घेर लेते हैं और इसके साथ में रिंग्स बनाते हैं। उस रिंग फॉर्मेशन को हम कहते हैं चीलेशन। रिंग फॉर्मेशन से एंट्रोपी बढ़ जाती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बहुत सारे रिप्लेस हो जाते हैं। तो एंट्रोपी बढ़ने से एंट्रोपी फैक्टर ये इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है और उस स्टेबलाइजेशन को हम बोलते हैं चीलेशन इफेक्ट। ठीक है, या आप सिंपली याद रख सकते हैं कि मैक्रोसाइकिल्स बनते हैं तो वहाँ पे एक लिगेंड एक मेटल आयन को एक हाथ से नहीं बल्कि 2 या 3 हाथों से पकड़ता है, तो वहाँ पे स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाती है। सिंपल सी बात। दूसरा मैक्रोसाइकिल्स, वहाँ पे मैक्रोसाइकिल्स का मतलब ये रहता है एक सिंगल साइकिल रहता है, लेकिन इसके पास में बहुत सारी डोनर साइट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉरफिरिन रिंग है या कोरिन रिंग है या क्राउन ईथर है। इसमें एक ही साइकिल में बहुत सारे डोनर एटम्स रहते हैं, यानी एक ही मॉलिक्यूल एक मेटल को बहुत सारे साइड से ट्रैप करेगा, उसके साथ बॉन्ड करेगा, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो इस मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट या चीलेशन इफेक्ट से एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट और पर्टिकुलर जियोमेट्री स्टेबलाइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आयरन 4 ऐसे स्टेबल नहीं है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स इस पॉरफिरिन के साथ में आयरन ऑक्साइड का जो ये स्पीशी है, ये यहाँ पे आयरन जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो पॉरफिरिन कॉम्प्लेक्स के साथ में ये +4 स्टेबलाइज हो जाता है। इसका रीज़न है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट और चीलेट इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पे भी रिंग्स बनते हैं, वहाँ पे भी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो पहले सॉल्वेंट अटैच थे मेटल के साथ में वो रिप्लेस हो जाते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल से एंट्रोपी बढ़ जाती है, तो थर्मोडायनेमिकली कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। दूसरी बात, मैक्रोसाइकिल्स और ये जो चीलेट्स हैं ये सेंट्रल मेटल आयन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होने देते बाद में। यानी +4 बन गया तो बन गया, उसको बाद में स्टेबलाइज करते हैं बाय कवरिंग इट या बाय प्रोटेक्टिंग इट। इसी तरह से जो लास्ट इफेक्ट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, और भी इफेक्ट्स हैं लेकिन ये लिमिटेड इफेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वाला इफेक्ट है वो है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। जो हेवी मेटल्स रहते हैं उनमें ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ऑपरेट होता है। इनमें होता क्या है, हेवी एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो अंदर की जो s ऑर्बिटल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन p और d ऑर्बिटल्स एक्सपेंड हो जाते हैं और उनमें पोलराइजेबिलिटी आ जाती है। और इस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी चेंजेस आ जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जन्म लेते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड में -1 होना, एक मेटल में माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होना, ये तो बहुत ही अनयूजुअल है, लेकिन इस इफेक्ट की वजह से, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है गोल्ड में। इसी तरह से जो p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से भी उनमें अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते हैं। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा इसकी गोल्ड की, गोल्ड -1 कहाँ पे, देखो सीसियम ऑराइड एक कंपाउंड है, यहाँ पे सीसियम +1 में होगा, गोल्ड -1 में है। ये भी मेटल, फिर भी ये +1 ये -1, क्योंकि ये ज़्यादा मेटलिक है ये कम मेटलिक है, इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से ये -1 आ जाता है और ये बनाता है सीसियम ऑराइड कंपाउंड। एक क्रिस्टल बनता है, एक लैटिस बनता है, इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी ऑपरेट होता है, लेकिन साथ साथ में और एक चीज़ भी ऑपरेट होती है, दैट इज़ लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी भी इस गोल्ड -1 को स्टेबलाइज करता है। तो ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन
जिसमें मैंने आपको बताया कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कैसे ऑपरेट करता है और अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे स्टेबलाइज होते हैं बाय डिफरेंट फैक्टर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।